नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने साधारण ब्याज के बारे में जितने भी क्वेश्चंस किए थे, लेकिन आज के सेशंस में हम एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो जो बच्चे एनटीपीसी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अब तक जो भी शिफ्टों में अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। जो बच्चों ने क्वेश्चंस व्हाट्सएप किए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ जाइए वीडियो में और जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, और बीच में छोड़ के ना जाए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको ये देखना है कि अभी जो एनटीपीसी का पेपर चल रहा है उसमें किस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रत्येक टॉपिक से। ठीक है, जो मैंने नहीं पढ़ाया है उस टॉपिक के क्वेश्चंस भी मैं करवाने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने जो पढ़ाया उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आया है एग्जाम में, इसीलिए बोलता हूँ आप वीडियो में तक जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं जाके आपका फायदा होगा आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिनकी ये पहली क्लास है, वो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो बिना किसी देरी के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन से, एक विद्यार्थी 65% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 80% अंक प्राप्त करता है, जो पास होने वाले अंक से 5 अंक अधिक है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। मतलब एग्जाम कितने अंक का हुआ है। अब देखो, कोई परीक्षा है, एनटीपीसी शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है, क्वेश्चंस वही करवा रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से, कोई विद्यार्थी है जिसने 65% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत? 65%। और आगे बोला है कि 65% अंक प्राप्त किए और 20 अंक से फेल हो गए। मतलब इसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 65% इसने प्राप्त किए और 20 अंक से फेल हुआ है। मतलब यदि 20 अंक और आ जाते तो ये क्या हो जाता? ये पास हो जाता। उसने यही तो बोला है कि 20 अंक से फेल हुआ है, मतलब 65% तो आ गए, 20 और आते तो पास हो जाता। ये पहला विद्यार्थी है। फिर आगे बोला है, एक अन्य विद्यार्थी है जिसने 80% अंक प्राप्त किए हैं और पास होने वाले अंकों से 5 अंक अधिक है इसके। मतलब 5 अंक अधिक है, मतलब 5 अंक नहीं आते तब भी ये क्या था? तब भी ये पास होता। मतलब जो 5 अंक है वो नहीं मिलते इसको, तब भी ये पास है, क्योंकि 80% इसने प्राप्त किए। तो देखो 65% बराबर है, तो आप क्या करोगे? परसेंटेज वाले पार्ट को एक तरफ कर लो। 80% माइनस 65% बराबर, ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 20 माइनस 5। ठीक है, तो देखो 80 में से 65 तक आएंगे तो 15% बराबर, इधर कितना? 15 से 15 कट जाएगा तो 1 का मान कितना आ गया? 1% का मान 1। तो अंक कितना होगा? परीक्षा का जो एग्जाम है वो 100% होगा, तो 100% कितना हो जाएगा? 1 × 100। मतलब परीक्षा कितने अंक की थी? 100 अंक का एग्जाम था। अधिकतम अंक कितने थे एग्जाम में? एग्जाम में अधिकतम अंक कितने थे? 100 अंक। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा कि परीक्षा में टोटल 100 अंक का एग्जाम था, जिसमें से पहले विद्यार्थी ने 65% अंक प्राप्त किए हैं। 100 का 65% मतलब 65% अंक प्राप्त किए। यदि 20 अंक और आ जाते तो कितने हो जाते? 85, जो इसके बराबर हो जाते, मतलब ये भी पास हो जाता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेसिक जिसका स्ट्रॉन्ग होगा वो एग्जाम में अप्रोच लगा पाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको। क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन को हटा देता हूं स्क्रीन पे से। अगला क्वेश्चन से बहुत सिंपल क्वेश्चन से, इतने सिंपल क्वेश्चन आए हैं जो बच्चा मेरे साथ पूरे ईमानदारी से जुड़ा हुआ है ना,
वो पूरे 30 में से 30 अंक प्राप्त कर पाएगा। तो जो बच्चा लापरवाही करता है, जो बीच में छोड़ के जाता है वीडियो को, उसको एग्जाम में पता चल जाएगा कि सर ने सही बोला था। यदि ईमानदार रहोगे तो बहुत आगे जाओगे, और ईमानदार नहीं रहोगे अपने लिए तो पहले से BT1 में ही आप बाहर निकल जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसलिए बोलता हूँ सेशन में अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि क्वेश्चंस वही करवाए जा रहे हैं जो बच्चे एग्जाम देके आ चुके हैं, जिन्होंने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड किए कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ। और जो क्लासें अपने कंटिन्यू चल रही थी पहले, उसको यहीं पे मैंने रोक दिया है। अब जब तक एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हो जाता, मैं आपको कंटिन्यू एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन ही कराऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, ठीक है। गारंटी से बोल रहा हूँ, आपके 30 में से 30 ही अंक आएंगे यदि ईमानदारी से जुड़े रहोगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन से आपके सामने कि x बराबर 2 प्लस √3 जो दिया गया है, तो एक दिया है आपको y बराबर 2 माइनस √3, और आपसे पूछा है कि x अपॉन y का मान क्या होगा। अब देखो मैंने घातांक करनी पढ़ाया था, उसमें से डायरेक्ट आंसर उठा के दिया है उसने। देखो सॉरी, देखो यहाँ पे मान ही तो रखना है, आपको क्या करना है, x का मान 2 प्लस √3, y का मान 2 माइनस √3, परिमेयकरण कर दो। क्या करते हैं, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 प्लस √3 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो ये क्या हो गया, a प्लस b और a माइनस b क्या होता है, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही होता है। तो यही तो दिया गया है नीचे, तो इसको क्या लिखोगे आप, ये तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। ऊपर क्या है, प्लस वाला है ना, क्या करोगे, a स्क्वायर मतलब 4 प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, 2a क्या है यहाँ पे 2b क्या है √3, बस ये आंसर आ गया आपका। देखो 4 और 3 कितना हो गया, 7 प्लस 2 √3 आपका आंसर आ गया, क्योंकि 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो 5 से कितने क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है दोस्तों, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। तो बस ईमानदारी से क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, जितने ज्यादा लाइक करोगे मैं उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ूंगा किसी भी शिफ्ट में आया हुआ। ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये प्रत्येक शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन से जो मैंने सेलेक्ट किए, जो बच्चों ने भेजे। अब बहुत से बच्चे ये बोले कि सर ये क्वेश्चन तो नहीं आया था एग्जाम में, तो भाई मैं तो एग्जाम देने तो मैं गया नहीं, जो बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे वही क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, और क्वेश्चंस वही बच्चे भेज रहे हैं जिनका एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो अपने लिए ईमानदार है, मैं भी आपके लिए 100% ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन से आपके सामने ₹1200 चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुने हो जाते हैं, तो 15 वर्ष में कितने गुने हो जाएंगे। अब देखो आपको मूलधन दिया गया है कि जो 1200 रुपए है, ये 1200 रुपए 5 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 2 गुने हो जाते हैं। मतलब इसको अगर 3 मानते हैं तो 5 वर्ष बाद ये कितने हो जाते हैं, 2 गुने। किससे, चक्रवर्ती ब्याज से, ठीक है। 12 वर्ष में 2 गुने और 5 वर्ष में 2 गुने हो जाते हैं, तो वो बोल रहा है कितने वर्ष में ये 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। जब 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो अगले 5 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 15 वर्ष की बोला है तो अगले 5 वर्ष में 4 का गुना 8 गुना हो जाएगा। तो 1200 रुपए 15 वर्ष में कितने गुना हो गए, 8 गुना, मतलब 8 × 1200, ठीक है। 1200 रुपए है 12,000 रुपए, ठीक है। 12,000 रुपए 8 वर्ष 8 गुने हो जाएंगे 15 वर्ष, मतलब 8 बारे 96,000 रुपए हो जाएंगे ये। तो आपका आंसर क्या आएगा, 96,000। देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन था, 5 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी बच्चों, एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन लगाना था, क्योंकि जो हर साल मतलब 5 वर्ष में 2 गुने हो रहे, 10 वर्ष में 4 गुने, 15 वर्ष में 8 गुने।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को तुरंत शेयर कर दें और वापस मेरे साथ जुड़ जाइए अगले धमाकेदार क्वेश्चंस के लिए। अब दोनों बच्चों, इससे सिंपल क्वेश्चंस आएगा कि एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन आया है जो देखते ही आंसर कर सकते हो आप, इसका आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो, सिंपलीफिकेशन में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, मैंने सिंपलीफिकेशन पढ़ाया था, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो जिन बच्चों ने वीडियो देखे ना वो अपना समय बचाएंगे एग्जाम में, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराया, क्या करना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, आंसर ही दिख रहा है यहाँ पे। देखो 1/2 से 1/2 कट गया, 1/2 प्लस 1/2 1/4 प्लस इनका एलसीएम कितना हो गया भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 1/4, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 1/4, ये कितना हो गया 2/4 और आंसर वापस कितना आ गया 1/2। देखो वो सिंपल 5 सेकंड में क्वेश्चन हुआ है, ऑप्शन से आप आंसर कर दे, दूसरी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी। ये कट गया 1/4 प्लस 1/4, 1/4 को जब जोड़ोगे तो वापस 1/2 हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि 1/4 प्लस 1/4 आधा होगा और आधा आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आंसर तो 1/2 आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो अब आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है उसको शेयर कर दे, ताकि उन बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए जिनका आने वाले सत्र में एग्जाम में तो उनको पता चल जाए कि क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं। तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन देखते चलो कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। ऐसा नहीं है तो आप लोगों ने 10-10 किताबें पढ़ ली और जब एग्जाम में बैठे तो 30 में से 10 क्वेश्चन नहीं आए। 10 किताबें पढ़ने के बाद भी 10 क्वेश्चंस नहीं आए तो क्या मतलब इसी पढ़ाई का। इसीलिए बोला जाता है हार्ड वर्क करने वाला कभी सक्सेस नहीं होता इस परीक्षा टाइम के कंपटीशन में। सक्सेस वही होगा जो स्मार्ट वर्क करेगा, चाहे 6 घंटे पढ़ता है बंदा, लेकिन तरीके से पढ़ता है, ईमानदारी से पढ़ता है। इसीलिए मैंने जो कंटिन्यू क्लासेस चल रही थी अभी उनको रोक दिया है और वही क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आते जा रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चंस आपको हर सत्र में रिपीट होते चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अब देखिए, सबसे बड़ी भिन्न पूछी आपसे क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चंस जो पूछा है, इतने सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इनको तो आप आंसर डायरेक्ट लगा सकते हो, बस मैंने जो तरीका बताया था वो पता होना चाहिए आपको। मैंने क्या बोला था, जब सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो 2 तरीके, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो या आधार समान कर लो। जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी जब आधार समान करेंगे। तो देखो 61/256, यही है पहला ऑप्शन 61/256। अब देखो मैं बोल रहा हूं आधार बराबर कर लो, तो आप क्या करो, क्या चीज दिख रही है कि आधार बराबर हो जाए। सबसे बड़ा आधार कौन सा है 512, तो सबको 512 बना लो आधार को। तो इसको 512 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आधार समान करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, भिन्न में चेंज नहीं होना चाहिए। गणित का नियम ही कहता है कि यदि आपने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये आधार क्या हो गया यहाँ पे 512। दूसरी भिन्न क्या है 121/512, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 512 है। फिर कितना है 31/128, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आधार 512 हो जाए। तो आप कहोगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्यों, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा 512। देख लो 8 3 24, 3 से नहीं 8 3 24, 128, इससे नहीं होगा 4 से करो। 4 × 32 हासिल 3, 2 × 8 और 3 11 हासिल है, 4 × 5 हो गया, तो ऊपर भी कर दो। फिर देखो अगले भी क्या है 9/32, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 9/32 को 16 से कर दो ताकि आधार समान हो जाए। जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 512 हो जाएगा। अब देखो जब आधार बराबर हो गया तो अब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो अंश यहाँ पे अंश कितना हो गया 61 × 2 122, यहाँ पे 121, यहाँ पे 4 और 3 124 और यहाँ पे 9 16 144। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है, जिसका अंश बड़ा होगा हर से, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे किस भिन्न का अंश बड़ा है 9/32, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9/32। तो जिनको ये कंसेप्ट पता नहीं है वो तो ये सोचे ना सर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, देखो 121/512 ये आंसर लगा देगा, जबकि गलत है।
आधार बराबर करके ये पता कर लो कि किसका अंश बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो आंसर क्या आएगा 9/32। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही शानदार तरीके से मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन बराबर बेसिक तरीके से समझ में आ रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्यों देर करते हो, वीडियो को लाइक करो, अभी शेयर करो और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और एनर्जेटिक बने रहो वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चंस वही करवा रहा हूँ जो बच्चों ने सेंड किए हैं व्हाट्सएप पे, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देखते रहिए वीडियो में, आनंद लेता रहिए वीडियो के। और चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाला है ना, वो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है लाभ और हानि का। डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया वही एग्जाम में आया है। अब देखो कितनी अच्छी बात है, जिस बच्चे ने मेरे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के जितने भी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जितने भी सेशंस में कंप्लीट कर चुका हूँ, जिन्होंने पूरे वीडियो देखे ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। इसीलिए बोलता हूँ कि ईमानदारी से प्लेलिस्ट ओपन करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनको कंप्लीट करिए, फिर क्वेश्चंस करिए, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैथ्स की तो मैथ्स में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि ईमानदारी से पढ़ाई करोगे। देखिए क्वेश्चन से, एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 5% का लाभ होता है यदि 50 रुपए की कमी की जाए वस्तु के मूल्य में तो 5% की हानि होती है। तो प्रारंभिक मूल्य बताइए। अब देखो मैंने बोला था जब लाभ और हानि दे दी जाए क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या दिया है, एक बार लाभ बोला है, एक बार हानि बोला है, और मैंने बोला है जब प्रॉफिट और लॉस दिया जाए और 50% 50 रुपए की हानि होती है, तो आप क्या करोगे उसको हमेशा जब विपरीत पार्ट होगा तो उसको जोड़ दोगे। 5% का लाभ, 5% की हानि, ये किसके बराबर है 50 रुपए के। यही तो बोला है उसने क्वेश्चन में कि 5% का लाभ होता है और 50 रुपए की कमी की जाए तो 5% की हानि होगी। तो टोटल कितना हो गया, 10% का मान कितना है 50। और उसने क्या पूछा है, तो प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो यहाँ से 100% का मान कितना हो जाएगा 50/10 × 100। तो देखो 10 से 10 काटोगे तो 500 रुपए क्या हो गया, 500 रुपए क्या हो गया, वस्तु का सीपी हो गया, मतलब वस्तु को उसने कितने रुपए में खरीदा था 500 रुपए में। और जब इसको क्या हो रहा है, वो जब वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पूछा उसने, अब प्रारंभिक मूल्य क्या है 5% लाभ वाली कंडीशन जो है वो क्या है प्रारंभिक मूल्य है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने एग्जाम में मतलब जो क्वेश्चंस मैंने करवाया सेम यही, लेकिन एक स्टेप आगे पूछ ली उसने कि ये 50 रुपए की हानि कब होती है, जब 5% की उसको हानि होती है 50 रुपए कम कर देता है। तो 5% के लाभ पर उसने वस्तु को बेचा होगा, यही तो बोला कि वस्तु के विक्रय मूल्य पर 5% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य पूछा है उसने, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्या होता है विक्रय मूल्य CP × 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। तो देखो क्रय मूल्य कितना है 500, लाभ कितना हो रहा है 5% का, तो 105/100। 2 0 से 2 0 काटोगे तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों 25 और 5, 525 रुपए आपका क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है दोस्तों 525 रुपए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको नोट करिए आप। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो मैंने क्लास में कराया है परसेंटेज का, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। अब देखो कितनी अच्छी बात है ना, जिन बच्चों ने मेरे सारे वीडियो देखे ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, उनके 30 में से 30 नंबर आने वाले हैं मैथमेटिक्स में जिनका पेपर हो चुका है। और जो अब मेरे साथ जुड़ चुका है, आगे आने वाले सभी स्टूडेंट जो वीडियो पे देख रहे हैं, मैं उनसे भी बोलता हूँ कि आपने अभी वीडियो नहीं देखे तो कम से कम सिलेक्टेड टॉपिक की प्लेलिस्ट जो बना रखी है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सबको देख लें एक बार स्पीड से, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं जो करा चुका हूँ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, क्वेश्चन से कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 48,000 रुपए हो जाता है, तो कार का वास्तविक मूल्य बताइए। मतलब प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछा है उसने। ठीक है, यदि बाद का मूल्य पूछता है तो उसको ऊपर लिखते हैं, प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो उलट देते हैं, या डायरेक्ट करो फ्रैक्शन से करो आप। ठीक है,
फ्रैक्शन से कैसे करोगे कि कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की कमी होती है। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, क्या होती है प्रतिशत को क्या लिखोगे बटे में 100, तो ये कितना हो गया 1/5। मतलब पहले वस्तु का मूल्य कितना था 5 रुपए, अब 20% की कमी हो गई मतलब कितना रह गया 4। ठीक है, कितनी बार हो रहा है ये 2 बार, ये फर्स्ट साल ये सेकंड साल, फिर हो गया वापस से। तो देखो पहले प्रारंभिक मूल्य कितना था और बाद में कितना हो गया, पहले कितना था 25 और बाद में कितना हो गया 16, और जो 16 है ये आपको दिया गया है कि 2 वर्ष बाद कार का मूल्य यानी कि जो 2 वर्ष बाद जो कमी हुई है 16 की वो किसके बराबर है 48,000 के। तो यहाँ से एक रेशो का मान कितना आ गया 3000। और आपसे पूछा है उसने कि तो बताइए कार का वास्तविक मूल्य क्या है। तो देखो वास्तविक मूल्य मतलब प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य वास्तविक मूल्य कार का कितना हो जाएगा। देखो वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, जब एक रेशो का मान 3 है तो 25 रेशो का मान 25 × 3000 मतलब 75,000। ये वस्तु का प्रारंभिक मूल्य था जिसमें 2 बार 20% की कमी हुई है। अब देखो 20% की कमी हुई है तो उसका मूल्य कितना रह गया 48,000, लेकिन आपका आंसर प्रारंभिक मूल्य पूछा है, वास्तविक मूल्य तो 75,000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को बराबर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है 5 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। यदि काम को 10 दिन में करना हो और काम का 50% भाग बढ़ जाता है, यानी कि काम जो था वो 50% बढ़ गया और काम को 10 दिन में करना है, तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी और एक्स्ट्रा व्यक्ति कितने चाहिए। अब देखो MDH मसाला लगा, MDH बटे W बराबर MDH बटे W। अब देखो ये W1 ये W2, ये सारा पार्ट क्या है 2 वाला, ये 1 वाला। ठीक है, अब इसमें बोला है 5 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। काम क्या है पहले 400 था, अब ये 50% बढ़ गया तो अब काम कितना हो गया 150 हो गया 100 से। ठीक है, तो पहले कितना काम था 100 बराबर, अब काम कितना हो गया 150, बढ़ गया काम 50%। तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, मतलब ये निकालना है काम को कितने दिन में समाप्त करने के लिए 10 दिन में समाप्त करने के लिए। बस जिसने क्वेश्चन को समझ लिया डायरेक्ट आंसर करेगा। देखो 50 से कटेगा 2 बार, 50 से कटेगा 3 बार, इस 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार, इस 2 से ये 12 कट जाएगा 6 बार, इस 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार। तो M2 बराबर कितना आ गया 3 × 3। काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा दोस्तों, दिन नहीं कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो कितने आदमी चाहिए नहीं। अरे कालिया कितने आदमी थे, अरे कालिया कितने आदमी थे। कालिया घबरा गया यदि इसको कंसेप्ट पता नहीं है MDH मसाले वाला। यदि कंसेप्ट पता है तो कालिया बोलेगा सरदार 9 आदमी थे। आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो भाजपा के नियम से पूछा गया है और वही क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इतनी बार बोल चुका हूं, मेरी क्लास में पढ़ाए हुए क्वेश्चन से एग्जाम में आए हैं, इसलिए बोलता हूं कि आप वीडियो को देखते रहे बराबर टाइम से अंत तक। जिन बच्चों ने मेरे वीडियो को अंत तक देखा है उनके 30 में से 30 नंबर आएंगे। मैं बार बार बोलूंगा, जब आएंगे ही नंबर तो मैं क्या कर सकता हूं, आएंगे नंबर तो जो ईमानदार रहा है अपने लिए उसके पूरे नंबर आएंगे। देखना क्वेश्चन से किसी संख्या को 84 से डिवाइड करने पर 27 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को सेम संख्या 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। अब देखो इस क्वेश्चन का तरीका क्या है। किसी संख्या को 84 से डिवाइड करने पर 27 शेषफल बचता है, इस सेम संख्या को 6 से डिवाइड करने पर, तो मैंने हमेशा बोला है कि इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो बाद का शेषफल बचा है उसमें वापस से भाग लगाओ। 27 में 6 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ये आपका आंसर आ गया। 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोस्तों कुछ नहीं करना,
आंसर आ गया 3 शेषफल बचेगा। कुछ किया मैंने, जो शेषफल बचा लास्ट में उसी में भाग लगाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सिंपल क्वेश्चन से देखो, ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, cot 90 इंटू cot 90 प्लस tan 45, इसका मान देखना है आपको, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा 1 इंटू 1 प्लस tan 45 का मान 1, तो आंसर कितना आ गया 1 प्लस 1 बराबर 2। कुछ करना था क्या, नहीं करना था, एक लाइन में आंसर आ रहा है, एक लाइन में लिखने की जरूरत नहीं थी, आंसर लगा सकते थे आप क्वेश्चंस का, ठीक है। चलते हैं सेशंस का लास्ट क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस और हैं उनको भी कर लेते हैं, फिर अगले सेशंस में मिलेंगे। 14 और 15 जनवरी के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उसकी क्लास करेंगे अपन, तो अगले वीडियो के लिए अपने आप को तैयार कर ले दोस्तों फुल प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो कुछ नहीं करना, √3 tan 2 थीटा बराबर कितना दिया है 0, थीटा का मान पूछा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा +3, ठीक है। tan 2 थीटा बराबर कितना हो गया 3 प्लस √3। अब इसको जब सोल्व आउट करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 3 थीटा 2 थीटा, ठीक है। ये कितना है tan 2 थीटा बराबर, इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो क्या करोगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखो 2 थीटा बराबर √3, अब tan √3 कब होता है जब tan 60 डिग्री होता है, उसका मान होता है √3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 30 डिग्री, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक्स है, बहुत लॉजिकल और बेसिक तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जिनको फॉर्मूले और टेबल पता है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पता है, वो आराम से क्वेश्चंस कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज के सेशंस का लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और फिर मिलते हैं 14 और 15 जनवरी के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों सेशंस का लास्ट और बेसिक क्वेश्चंस जो खत्म करने से पूछा गया है, और ये क्वेश्चंस मैं पहले ही करा चुका हूं वीडियो में, फिर बार-बार बोल रहा हूं जिन बच्चों ने सेशंस नहीं देखे मैंने वो वीडियो देख ले, प्लेलिस्ट में जाके हर क्वेश्चंस आपको वीडियो में जो सेशंस में कराया है वही एग्जाम में आने, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है x√12 बराबर आपको दिया है 4 + x√3, ठीक है। तो x वाले पार्ट को एक तरफ लिख लो, पहले इसका देखो इसके फैक्टर करो, मैंने फैक्टर करना बताया आपको, क्या होगा कैसे करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 बार, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, 3 से 3 1 बार, तो जो 2 बार है वो बार निकल जाएगा, मतलब क्या लिखोगे 2x√3, यही लिखोगे बराबर 4 + x√3। अब देखो इस पार्ट को इधर लाओगे तो 2x√3 - x√3 करोगे बराबर 4। अब देखो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा x√3 ही तो बचेगा बराबर 4, x का मान पूछा है तो 4/√3। आपका आंसर क्या आ गया 4/√3। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है आपको, ऑप्शन में ये नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया है तो आगे भी करना पड़ेगा, क्या लिखोगे 4/√3 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3√3। ये आपको ऑप्शन में दिया गया था, तो आपका आंसर क्या आ गया ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, उसने इससे आगे वाला ऑप्शन दिया है, तो आप इसको आगे तक सोच करोगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत ही धमाकेदार शानदार जानदार सेशन था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि जिन बच्चों के आने वाले शिफ्ट में एग्जाम में उन तक ये सेशंस के क्वेश्चन पहुंच जाए और वो अपने लेवल को एक सिक्योर तरीके से एग्जाम में बैठने से पहले अपनी प्रिपरेशन को 100% दे सके, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन बच्चों ने इस चैनल को लाइक नहीं किया, इस सेशंस को लाइक नहीं किया है, वो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और पहुंचा दें इसे हर एनटीपीसी स्टूडेंट के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आने वाले एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंट को आपके अपने YouTube चैनल
मैथ्स स्पेशल बाई केडी सर, जो मैं खुद हूँ, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।